नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर का पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें हम मार्च में जो अनदर पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो करंट अफेयर के यहाँ पर सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ, जिसमें हम बात करेंगे नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस और भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं उन सभी को यहाँ पर कवर करूँगा। मार्च 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मार्च 2023 के करंट अफेयर को मैं कवर कर रहा हूँगा। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे तो आप देख पाएंगे, यूएस ने मैकमोहन लाइन, आपको पता होगी भारत और चाइना के बीच में एक लाइन है मैकमोहन, जिसको चाइना मानता नहीं है, यूएस ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। तो क्या इवेंट हुआ, क्या इसके पीछे बात हुई, मैकमोहन रेखा कब इस्टेब्लिश की गई, वो सारी चर्चाएं होंगी। साथ साथ भारत ने और सिंगापुर ने मिलकर एक एक्सरसाइज की, कौन सी, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र, जिसको जोधपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया, उसकी यहाँ पर डिस्कशन होगी। साथ साथ सुरेखा यादव भारत की पहली फीमेल ट्रेन ड्राइवर थी, इनको दोबारा से पहला कुछ मिला है, क्या मिला है, साफ आप देख पाएंगे, एशिया की पहली वुमेन बन चुकी हैं जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली बनी है। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कब पहली बार इन्होंने नॉर्मल ट्रेन चलाई और इन्होंने ये खिताब पा लिया कि भारत की सबसे पहली महिला बन गई जिन्होंने ट्रेन चलाई थी। साथ साथ उत्तराखंड ने 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया है जो स्टेटहुड की एक्टिविटीज़ में शामिल थे उनको। ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या होता है उसकी चर्चा होगी। ऑस्कर के जो अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ साथ जो भी इंटरनेशनल या नेशनल इम्पॉर्टेंट डेज अभी रिसेंटली में मार्च के मंथ में बने हैं उनकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, उसने मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर अनाउंस किया है, एज अ इंटरनेशनल बॉर्डर रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में पड़ता है और चाइना के साथ यूएस का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अब चाहे फाइनेंशियली मान लें, चाहे कॉम्पिटिटिव मान लें, लेकिन इनके बीच में डिस्प्यूट रहता है। तो अब यूएस ने यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर दिया है, भारत भी मैकमोहन रेखा को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन चाइना इस लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ रही बहुत चर्चाओं में। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के आसपास का जो रीजन है और चाइना के जो बॉर्डर कनेक्ट हो रहा है उससे मैकमोहन रेखा जा रही होती है, जिसको भारत और चाइना के बीच का बॉर्डर माना जाता है। अब ये मैकमोहन रेखा है क्या, तो आप भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर बना है उनमें से जो कुछ पार्ट है वो डिस्प्यूटेड है। यहां पर बात करें तो मैकमोहन लाइन वही लाइन है जो कि भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर खींचती है। अब ये जो मैकमोहन लाइन है ये कब बनाई गई, तो शिमला कन्वेंशन हुआ था 1914 में, उसी समय पर मैकमोहन लाइन को बनाया गया था, जिस समय पर ग्रेट ब्रिटेन भारत की तरफ से और तिब्बत ने, जो तिब्बत आपको पता है चाइना में अभी मर्ज किया गया है कुछ सालों पहले, लेकिन उस टाइम पर 1914 में तिब्बत अलग कंट्री था, तो उनके बीच में यहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ और उसके माध्यम से मैकमोहन लाइन को ड्रॉ किया गया। लेकिन अब चाइना के पास तिब्बत है तो चाइना इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ठीक। और चाइना की बात करें तो भारत के 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के साथ ये बाउंड्री टच करता है। अरुणाचल प्रदेश, जहाँ के बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, इस तरफ फिर बीच में आएंगे तो सिक्किम के साथ बाउंड्री टच होती है, और अगर साइड में आते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के ऊपर, तो उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश, तो 4 स्टेट ये हो गए जिनके साथ बाउंड्री टच होती है। साथ साथ लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जिसके साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। तो टोटल 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के साथ चाइना की बाउंड्री टच होती है। चाइना की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, प्रेसिडेंट के साथ साथ कैपिटल याद रख लीजिए बीजिंग है, और करेंसी यहाँ की रेन मिनमी है। क्या है, रेन मिनमी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, ग्रीन की बात बहुत ज़्यादा चले, ग्रीन ये, ग्रीन वो, ग्रीन डेवलपमेंट, इसी प्रकार से ग्रीन नेशनल हाईवे डेवलप करने की बात भारत में की जा रही है। जो हाईवेज़ है, नेशनल हाईवेज़ हैं, उनको ग्रीन मतलब उनके आसपास
ग्रीनरी सिस्टम डेवलप किया जाएगा, उनमें जो एनर्जी यूज़ हो रही है उसमें उसे सोलर से बनाया जाएगा। साथ साथ उनके आसपास जो मतलब सेपरेशन वाला पार्ट है वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस प्रकार से बातें की जा रही हैं। तो जो भी ग्रीन नेशनल हाईवे डेवलपमेंट के लिए पैसा लगेगा, तो इस प्रकार के कॉरिडोर को बनाने के लिए भारत ने वर्ल्ड बैंक से यहाँ पर MOU साइन कर लिया है, वर्ल्ड बैंक से लोन की बात कर ली है। तो भारत वर्ल्ड बैंक से लोन लेने वाला है कितना, तो लगभग 500 मिलियन US डॉलर लोन लेगा, जिससे कि भारत 781 किलोमीटर के अपने यहाँ के नेशनल हाईवे कॉरिडोर को ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जो एनर्जी उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है उसको सोलर से प्राप्त करेगा। साथ साथ जो सेपरेशन वाली लाइन होती है वहाँ पर पेड़ पौधे लगाएगा, जिससे कि थोड़ा ऑक्सीजन वगैरह वहाँ पर मिलती रहे। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर साइन अप हुआ है, MOU साइन हुआ है। अब वर्ल्ड बैंक भारत को लोन देने वाला है। इसके लिए नितिन गडकरी जी इस समय पर हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं। वर्ल्ड बैंक की बात कर लें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। दूसरी चीज़, वर्ल्ड बैंक को फॉर्म किया गया था 1944 में। तीसरी चीज़, इनके जो हेड हैं इस समय पर वो डेविड मालपास हैं। कौन है? डेविड मालपास। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन वैसे लिखी थी, ग्रीन नेशनल हाईवे का मतलब क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन, जॉइंट इंडिया सिंगापुर एक्सरसाइज जिसका नाम बोल्ड कुरुक्षेत्र था। क्या? बोल्ड कुरुक्षेत्र। अब ये बोल्ड कुरुक्षेत्र जिसको भारत में राजस्थान में जोधपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया, तो भारत और सिंगापुर के जो बीच में एक्सरसाइज हुई बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये 13th एडिशन था जिसको जोधपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से आर्मी और सिंगापुर की तरफ से आर्मी ने यहाँ सिंगापुर की आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था। याद रखिएगा, यहाँ पर बात करें जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है, इसको पहली बार कब ऑर्गेनाइज कराया गया, तो पहली बार 2005 में ऑर्गेनाइज कराया गया। क्यों ऑर्गेनाइज कराया गया? क्योंकि दोनों आर्मी मिलकर एक दूसरे को कोऑपरेट करें। जब दोनों मिलकर किसी ऑपरेशन को कर रहे हो तो दोनों को पता हो कि दोनों की शक्तियां क्या हैं और साथ साथ उनके कोलैबोरेशन से काम कर सके, उसके एक्सपीरियंस को देने के लिए इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, RBI के गवर्नर हैं इस समय पर, कौन है? शक्तिकांत दास। ये कौन से नंबर के हैं? 25th नंबर के हैं शक्तिकांत दास, जिनको उनके काम के लिए 2018 के बाद, दिसंबर 2018 के बाद वो भारत के RBI में गवर्नर के पद पर अपॉइंट किए गए थे डीमोनेटाइजेशन के बाद। उसके बाद जब इनको अपॉइंट किया गया तो बहुत सारी दिक्कतें हुई, दुनिया में महंगाई बढ़ी, दुनिया में कोरोना वायरस आया, दुनिया में यूक्रेन रशिया की वजह से क्राइसिस उत्पन्न हुए। उन सभी को देखते हुए भारत में जिस तरीके से इन पर्सन ने, इनकी अगुवाई में RBI ने भारत की मार्केट को मैनेज करने की कोशिश की है और मैनेज किया है, उसके लिए इनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो आंसर होगा सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 डिस्ट्रीब्यूट हुए और ये गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भारत के RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया है। यहाँ पर इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं। ठीक, मैंने बता दिया आपको कि क्यों इनको दिए गए। ये है शक्तिकांत दास। RBI की बात कर ले तो RBI को फॉर्म किया गया था 1935 को। फॉर्म करते समय उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, लेकिन 2 साल बाद उसका हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया और मुंबई में जब शिफ्ट हुआ तो 2 साल बाद, मतलब 1937 में इसका नेशनलाइजेशन होता है। कब? 1949 में RBI का। और अगर मैं बात करूं पहले गवर्नर कौन थे इनके, तो पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख जी इनके पहले भारतीय गवर्नर थे और इस समय पर शक्तिकांत दास भारत के 25th नंबर के गवर्नर हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश मैंने की है। अगला क्वेश्चन, सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की, हर साल करता है, कि कौन सा देश कितने आर्म पर पैसा खर्च कर रहा है, आर्मी पर कितना पैसा खर्च कर रहा है, कितना हथियार खरीदने पर पैसा खर्च कर रहा है, ये सारी रिपोर्ट ये तैयार करता है।
अब इसने एक रिपोर्ट तैयार की है कि कौन सा देश कितना परचेज करता है आर्म्स को, हथियार को, और कितना बेचता है हथियार को। तो यहाँ पर भारत की पोजीशन इनके अकॉर्डिंग बताई गई है कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला एक देश है। इस समय पर भारत टॉप पोजीशन पर है हथियार को परचेज करने में। अगर बात करें भारत सबसे ज़्यादा हथियार किससे खरीदता है, किस देश से खरीदता है, तो आंसर होगा भारत सबसे ज़्यादा हथियार रशिया से परचेज करता है। और अगर बात करें दुनिया में सबसे ज़्यादा बेचने वाले हथियार कौन हैं, तो यूनाइटेड स्टेट दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बेचते हैं और अपनी मिलिट्री पर सबसे ज़्यादा पैसा भी खर्च करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। अगर बात करें इंपोर्ट करने की, तो भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है हथियार्स का, लेकिन अगर बात करें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की, तो यूएस करता है। और सबसे ज़्यादा आर्मी पर पैसा खर्च कौन करता है, तो यूएस करता है, अमेरिका करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तीनों ही चारों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर सिप्री की बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है। इसको फाउंड किया गया था 1966 में। इसके चेयरमैन स्टीफन लॉफवेन है, डायरेक्टर डैन स्मिथ है, और सोलना में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है सोलना? स्वीडन के स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, डेनमार्क दुनिया की वो कंट्री जो कि कार्बन को इंपोर्ट करना शुरू कर चुकी है। कार्बन को इंपोर्ट करने, आयात करने के साथ साथ, अपने यहाँ खरीदने के साथ साथ ये इसको स्टोर करती है सी के नीचे, और ये पहली कंट्री ऐसी बना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है डेनमार्क। पर ये क्यों कर रहा है? रीज़न ये है कि यूरोप ना उन कंट्रीज़ में से आता है जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इवेल्युएट करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कार्बन को निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। अब इसके लिए ये कार्बन को कमी भी करनी पड़ेगी। इसी के लिए डेनमार्क ने ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को नॉर्थ सी में नीचे बिल्कुल लेकर जाकर स्टोर कर देगा, और ऐसा करने वाला ये पहली कंट्री बना। साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड को इंपोर्ट भी अपनी कंट्री में कर रहा है दूसरी कंट्रीज से। ठीक, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि सी पर ये स्टोर करने वाला है। डेनमार्क की बात कर ले तो डेनमार्क भी यूरोप का एक देश है। कैपिटल इसकी कोपेनहेगन है, प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडिक्सन है, और किंगडम ऑफ डेनमार्क इसको कहा जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज डेनिश है, क्रोन यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, सुरेखा यादव, मैंने आपको बताया भारत की पहली फीमेल ट्रेन ड्राइवर हैं ये, और इनको अब एक और दर्जा मिला है। क्या दर्जा मिला है? मतलब पहली ये एशिया की और भारत की ऐसी महिला बनी है जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया है। आपको पता होगा भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलती है ना। तो सुरेखा यादव को ये अचीवमेंट मिला, ध्यान रखिएगा, इनका नाम पूछा जा सकता है। ठीक, ये है सुरेखा यादव, आपको इनका नाम ध्यान रखना है। अगर इनकी बात करें तो ये कब ट्रेन ड्राइवर बनी थी, तो आपको बता दूं सुरेखा यादव सतारा महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, और 1988 में ये भारतीय रेलवे को एज अ ड्राइवर ज्वाइन करती हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कब इन्होंने ज्वाइन किया और अब इस समय इनको क्या अचीवमेंट मिली है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने 10% का रिजर्वेशन किसको दिया है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन किसको दिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब पर स्टेटहुड एक्टिविस्ट को दिया है। जो एक्टिविस्ट है, जो स्टेट के लिए आंदोलन वगैरह करते रहते हैं, उनको 10% का रिजर्वेशन दिया है। अब यहाँ पर बात की जाए ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है। नॉर्मली एक एग्जांपल से बताऊंगा, उससे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है और जनरल में 150 सीटें हैं। कितनी है? 150 सीटें। अब जनरल में 150 सीटें हैं और एक है ईडब्ल्यूएस में 50 सीटें हैं, 150 अब एक लड़का है जो कि जनरल, और ऑटोमेटिकली कोई भी जनरल में आ जाता है, लेकिन उसने भर किससे दिया है फॉर्म? ईडब्ल्यूएस से। अब जनरल की कट ऑफ चली गई, मान लीजिए 200 का पेपर हुआ और 100 नंबर जनरल की कट ऑफ चली गई। ईडब्ल्यूएस की कितनी चली गई कट ऑफ? तो 113 नंबर कट ऑफ चली गई। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ये होता है
कि अब बच्चा जिससे फॉर्म भरेगा वो उसी कैटेगरी में काउंट होगा, उसको किसी और कैटेगरी में शिफ्ट नहीं किया जाएगा, चाहे वो जनरल ही क्यों ना हो। अगर उसने ईडब्ल्यूएस से भरा तो चाहे वो ईडब्ल्यूएस की जब तक कट ऑफ क्लियर नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। उसने ईडब्ल्यूएस से भरा, कट ऑफ कितनी गई, 113 नंबर मान लीजिए 200 में से गई, और जनरल की कितनी गई, 100 नंबर गई, तो असल में उसको जनरल में काउंट करके सिलेक्ट कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, हॉरिजेंटल में ऐसा नहीं होगा। उसे अपनी ही कैटेगरी में जिससे उसने फॉर्म भरा है उसी से उसको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल में उल्टा हो जाता है। अगर जनरल की कट ऑफ, कोई भी बच्चा जनरल की कट ऑफ क्लियर करता है तो ऑटोमेटिकली वो अपनी कैटेगरी से उठकर जनरल में काउंट हो जाता है। वो अपनी कैटेगरी वाली सीट्स को सीट को उन बच्चों के लिए छोड़ देता है जो बच्चे उस कैटेगरी में हैं। मतलब अगर कोई एक पर्सन है वो जनरल की कट ऑफ 114 नंबर वाली 113 नंबर, दोबारा से अब मैं बताता हूँ, 200 में से 114 नंबर कट ऑफ गई किसकी, जनरल की, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई 100 नंबर। एक लड़का 115 नंबर ले आया तो अब उसने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा था लेकिन उसे जनरल से काउंट कर लिया जाएगा और ईडब्ल्यूएस से उस बच्चे को काउंट किया जाएगा जो जिसने और भरे होंगे ईडब्ल्यूएस से फॉर्म। तो जनरल से एक बच्चे की सीट कहाँ पहुँच गया, एक बच्चा उठ के कहाँ पहुँच गया, जनरल में। तो यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं वो चेंज हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू नंबर। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। और ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, मतलब जब आप इस रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाने के लिए फॉर्म भरेंगे और इस रिजर्वेशन में यस कर देंगे, इस कैटेगरी में यस कर देंगे, तो आप उसके बाद जनरल काउंट नहीं होंगे, आपको इसी की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझा पाया होगा। उत्तराखंड ने कुछ इस प्रकार से करने की कोशिश की है। उत्तराखंड आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट, माफ़ कीजिए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हमारी कंट्री का, वहाँ पर ये लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश के ऊपर लोकेटेड है। उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को ये सेपरेट होकर नया स्टेट बनता है। कैपिटल इसकी देहरादून है और 27 नंबर का स्टेट बनता है उस समय पर। इस समय पर भारत में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी अवेलेबल है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर, और स्टेट एनिमल अल्पाइन मस्क डियर है, स्टेट बर्ड हिमालयन मोनाल है, और स्टेट फ्लावर ब्रह्मा कमल है, और 13 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट की भी बात करें तो 3 सीट्स हैं राज्यसभा की, 5 सीट्स हैं लोकसभा की। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, श्रेया गोडावत। कौन? श्रेया गोडावत, जिनको एक एम्बेसडर बनाया गया है किसके लिए, तो सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए। महिलाओं के पार्टिसिपेशन को, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको रोकने के लिए, बढ़ाने, महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। ये क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर है श्रेया गोडावत, इसीलिए इनको एक कैंपेन है शी चेंजेस क्लाइमेट, इसके लिए अपॉइंट किया गया एज अ एम्बेसडर। ध्यान रखिएगा, ठीक, पूछा जा सकता है। ये है श्रेया गोडावत। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी है, वहाँ पर इरप्शन हुआ, माउंट मेरापी इसका नाम है। तो माउंट मेरापी में यहाँ पर इरप्शन हुआ, एक्टिव वॉल्केनो में से एक है, और 2010 में यहाँ पर बहुत तेज इरप्शन हुआ था, बहुत टाइट इरप्शन हुआ, जिसमें लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो इंडोनेशिया में माउंट मेरापी नाम का एक ज्वालामुखी है, वहाँ पर इरप्शन हुआ और उसकी वजह से दिक्कतें पैदा होती हैं। अब माउंट मेरापी, ध्यान रखिएगा, लगभग इसको डिस्कवर किया गया था 1754 में मिस्टर मॉरिस के द्वारा। किसको? मिस्टर मॉरिस के द्वारा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर 2023 जो कि 95th नंबर का ऑर्गेनाइज हुआ और उसमें अवार्ड्स दिए गए, जिसमें भारत की जो दीपिका पादुकोण है वो अवार्ड देने वालों में शामिल की गई थी। और ऐसा पहली बार हुआ कि किसी भारतीय एक्ट्रेस को शामिल किया गया अवार्ड देने वाले पर्सन्स में। ध्यान रखेंगे, तो दीपिका पादुकोण ने अवार्ड दिया और भारत को 2 अवार्ड इसमें मिले। कौन कौन से? एक तो RRR का सॉन्ग है एक, नाटू नाटू, जिसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड मिला। दूसरा एलिफेंट विस्पर को डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। तो 2 अवार्ड भारत को मिले, दोनों ध्यान रखिएगा। नाटू नाटू की बात कर ले तो म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरावनी के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया। किसके द्वारा गाया गया? तो काल भैरव और राहुल शिल्पी गुंज के द्वारा इसको गाया गया।
इसमें परफॉर्म किया रामचरण और जूनियर एनटीआर ने। दोनों का नाम ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको मैं उनके दर्शन भी करा देता हूँ। ये है जूनियर एनटीआर और ये रामचरण। ठीक, एनटीआर आप इस फिल्म को देख सकते हैं, इसको मिला है क्या, तो भारत की ये साउथ के बड़े सुपरस्टार हैं और इनके द्वारा ऑस्कर में बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का कैटेगरी में ये अवार्ड जीता गया। अगर बात करें द एलिफेंट विस्पर, जो कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में अवार्ड जीती है, ये भी साउथ की और मतलब शॉर्ट फिल्म है जिसमें जो एक्टिंग है और वहाँ की जो रीजनल एक्टिविटीज़ है उसको शो किया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं, एलिफेंट विस्पर। ठीक, यहाँ पर अलग अलग अवार्ड्स हैं। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस बार सबसे ज़्यादा अवार्ड किस फिल्म को मिले? आंसर होगा एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल एट वंस। क्या? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको 7 टोटल अवार्ड मिले हैं। कौन कौन से? तो ऑस्कर में इसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड, इसी में एक्ट करने वाली बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिचेल योन को। किसको? मिचेल योन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। बेस्ट एक्टर आप देख सकते हैं, ये मिला है द वेल में एक्ट करने वाले ब्रैडन फ्रेसर को। ठीक, और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी इन्हीं के डायरेक्टर को मिला, डैनियल क्वान को और डैनियल स्कनर्ट को। ठीक, और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड मिला और नाटू नाटू आपको मैंने बता ही दिया। साथ साथ एवरीथिंग वाले जो फिल्म है उसमें बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला। साथ साथ इनको बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल और बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला। टोटल 7 अवार्ड इनको मिले हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। और भारत वाले जो कैटेगरी है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। अगला क्वेश्चन, इंडियन रेलवे कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को जीरो नेट कार्बन एमिटर बना दे 2023 तक। तो टारगेट रखा गया है। भारत के इस समय पर रेलवे मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि रेलवे को हम क्या बना देंगे, 2030 तक बना देंगे जीरो नेट कार्बन एमिटर, मतलब कार्बन जीरो एमिट करेगी रेलवे। ठीक, और इसके लिए बहुत सारे काम चल रहे हैं, सोलर लगाया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन्स को चलाया जा रहा है और भी बहुत सारी तरीके हैं जिसके माध्यम से ज़ीरो नेट कार्बन तक पहुंचा जाएगा रेलवे के द्वारा, और पहुंच भी जाया जाएगा। लगभग काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अगला क्वेश्चन, चाइनीज़ पार्लियामेंट ने चूज़ किए हैं नए प्राइम मिनिस्टर। नए प्राइम मिनिस्टर हैं ली कुगियान। और पहले कौन थे? तो इनका सिर्फ एक ही नाम, एक ही मतलब वर्ड अलग है, आप यहाँ पर देख पाएंगे, सिर्फ LI एक्स्ट्रा है इनके में। तो माफ़ कीजिएगा, सिर्फ KE यहाँ पर एक्स्ट्रा है। क्या है? KE, और नाम सेम है। तो ध्यान रखिएगा, ली किगुआन की जगह ली है ली गुआन ने। ठीक है, तो दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, इनकी जगह ली गई है। और अब नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ली क्विगुआन। ठीक, क्वियांग। ठीक, अब यहाँ पर बात की जाए कि चाइना की, तो चाइना की मैंने वैसे बात कर ली है। ईस्ट एशिया की कंट्री है ये, और दुनिया में सबसे लार्जेस्ट, अगर कंट्रीज़ में बात की जाए तो ये 3rd लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो ऑफिशियली पहली पोजीशन पर है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि भारत पहली पोजीशन पर पहुंच चुका है चाइना को पीछे करके पॉपुलेशन वाइज। प्रेसिडेंट इनके शी जिनपिंग है और बीजिंग यहाँ की कैपिटल है। नेशनल लैंग्वेज यहाँ की मैंडेरिन है। साथ साथ करेंसी की बात करें तो रेनमिनबी है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग और टेहरी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड पाए जाते हैं, ये किसके द्वारा बताया गया? तो इसरो की इंडेक्स के द्वारा बताया गया। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें ये कहा गया कि उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग और टेहरी, ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, एक मैप भी जारी किया गया है इसरो के द्वारा, बताया गया कि यहाँ सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो जो हिमालयन रीजन है और वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू इसरो। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र नागपुर, जिसमें अनाउंस किया गया है बेगर फ्री सिटी इनिशिएटिव को, मतलब यहाँ पर जो भीख मांगने वाले लोग हैं इससे मुक्त कर दिया जाएगा कुछ समय में। और ये अनाउंसमेंट नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा
की गई। साथ साथ नागपुर सिटी पुलिस भी इसमें सपोर्ट करने वाली है, सोशल जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, जिससे कि इस सिटी को बेगर फ्री बनाया जा सके। ध्यान रखें, ओडिशा में भी कुछ इस प्रकार का स्लम फ्री बनाने की कोशिश की जा रही है, उसी प्रकार से ये वाली सिटी, ध्यान रखें, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें तो महाराष्ट्र के बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है, एक बार जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं, रिवाइज करा देता हूं। महाराष्ट्र को स्टेट के रूप में 1 मई 1960 को फॉर्म किया गया। इसी दिन गुजरात को भी स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया। मराठी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेबर अगर स्टेट्स की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश अब नहीं है, कौन है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश कट चुका है। ठीक है, तो तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, दादर नगर हवेली और छत्तीसगढ़ यहाँ के नेबर स्टेट्स हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर कितने चुने जाते हैं लोकसभा में, तो 48, राज्यसभा में 19 यहाँ से चुने जाते हैं। बाईकैमरल यहाँ की स्टेट असेंबली है, जहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर है, जहाँ पर असेंबली में 289 सीट्स और काउंसिल में 78 सीट्स चुनी जाती हैं। अगर बात करें बाईकैमरल तो भारत के टोटल 6 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि बाईकैमरल है। कौन कौन से, कमेंट बॉक्स में अब आप बताइएगा। ठीक, और यहाँ पर लिटरेसी 82.91 है, 36 डिस्ट्रिक्ट है। मेजर अगर रिवर्स की बात करें तो ताप्ती, भीमा, गोदावरी और कृष्णा, और गोदावरी के बारे में आप जानते हैं, इसे वृद्धगंगा भी कहा जाता है। मुंबई यहाँ की कैपिटल है। 11.23 करोड़ 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन है। रमेश बैस गवर्नर है, एकनाथ शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। उम्मीद करता हूं महाराष्ट्र के बारे में आपको रिवाइज हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश आर्किटेक्ट है जिनका नाम है डेविड चिपरफील्ड। कौन, डेविड चिपरफील्ड। इनको प्लिट्जर प्राइज प्राप्त हुआ है 2023 का। ध्यान रखिएगा, जो आर्किटेक्ट है उनका नोबल इसको कहा जाता है, प्लिट्जर प्राइज को। और यह अवार्ड किसको मिला है, तो सर डेविड चिपरफील्ड को यह अवार्ड मिला है। 2022 की बात करें तो फ्रांसिस केरे जर्मनी के थे, उनको यह अवार्ड मिला। और एने लेक्टन फ्रांस के, जीन फिलिप वासेल 2021 में इन दोनों लोगों को ये अवार्ड मिला था। ठीक, चलिए, और ये 45वें नंबर का अवार्ड इस बार इनको मिला है। ठीक है, चिपरफील्ड को। अगर प्लिट्जर प्राइज की बात करें तो हाईएस्ट इंटरनेशनल ऑनर है आर्किटेक्ट की फील्ड का। इसको 1979 से स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र पौडेल नए प्रेसिडेंट बने हैं, 3rd नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं नेपाल के। नेपाल भारत और भारत के साथ 5 राज्यों के साथ बाउंड्री ये टच करता है, और 3rd प्रेसिडेंट वहाँ पर रामचंद्र पौडेल के माध्यम से बनाए गए। विद्या देवी भंडारी जिनकी ये जगह लेंगे, विद्या देवी भंडारी नेपाल की पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी। यहाँ की पार्लियामेंट में जो रामचंद्र पौडेल को 214 एमपी ने सपोर्ट किया। टोटल 352 मेंबर वहाँ पर शामिल थे वोटिंग में। अगर रामचंद्र पौडेल की बात करें तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल अब बन जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें तो नेपाल शाह डायनेस्टी के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये साउथ एशिया का लैंड लॉक्ड कंट्री है। पुष्प कमल दहल यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। कैपिटल काठमांडू है। करेंसी यहाँ की नेपालीज रुपी है। अगला क्वेश्चन, IQ एयर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई कि जिसमें कौन सी कंट्री कितनी पॉल्यूटेड है। तो दुनिया में अगर पॉल्यूटेड की बात करें तो भारत की पोजीशन है 8th, भारत 8वें पोजीशन पर है सबसे पॉल्यूटेड कंट्री में। अगर बात करें सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कौन है तो चाड नाम का एक देश है जो कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री में पहले पोजीशन पर रहा है। अगर इस IQ एयर की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें 50, अगर सिटीज़ की बात करें सबसे पॉल्यूटेड तो उनमें 39 सिटी भारत की रैंक में रही हैं 50 टॉप 50 में। ध्यान रखिएगा, और भारत की वैसे ओवरऑल रैंक 8 रही है। अब यहाँ पर ये 2.5 पार्टिकुलेट मैटर के माध्यम से बताया गया कि कितना कंट्री कौन सी पॉल्यूटेड है। ठीक, अगर सिटी की बात करें तो पाकिस्तान का और चाइना का हाटोन, पाकिस्तान का लाहौर पहले दूसरे पोजीशन पर रहा। और अगर तीसरी पोजीशन पर बात करें तो राजस्थान का भिवंडी तीसरी पोजीशन पर रहा। दिल्ली चौथे पोजीशन पर रहा।
ठीक। अगला क्वेश्चन, LIC में नया अपॉइंटमेंट हुआ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। तो मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया तबलेश पांडे को। किसको? तबलेश पांडे को। ध्यान रखिएगा, तबलेश पांडे का अपॉइंटमेंट 1 अप्रैल से हो जाएगा और फिर उसके बाद जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो M जगन्नाथ जी को भी बनाया जाएगा, जो कि 13 मार्च को अपॉइंट करेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, दोनों अपॉइंटमेंट आपको ध्यान रखने हैं। इन्होंने जगह किसकी किसकी ली है? तो राजकुमार और BC पटनायक की जगह दोनों ने ली है। ठीक। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेन डे हम 8 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। सिंपल सी बात, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वुमेन दिवस 8 मार्च को। अच्छा, नेशनल वुमेन डे भी है क्या कुछ? नेशनल वुमेन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इंटरनेशनल वुमेन डे हम 8 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम 2023 की डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी रखी गई है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का जो रेजिंग डे है, मतलब फाउंडिंग डे है, वो हम 10 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। इसको इस्टेब्लिश 10 मार्च 1969 को किया गया था। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। जो CISF है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत आता है, मतलब होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसके DG सीलवर्धान सिंह है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हम 15 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं और इसका भी नेशनल कंज्यूमर राइट डे होता है, वो भी बताइएगा। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। सिंपल सी बात है, कंज्यूमर्स में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन रखी गई थी। क्या? एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। ठीक, यहां पर आप देख पाएंगे कंज्यूमर डे 15 मार्च को ऑब्जर्व होता है। अगला क्वेश्चन है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 16 मार्च को हम इम्यूनाइजेशन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। 16 मार्च को इसलिए चुना गया था क्योंकि 16 मार्च 1995 में जो पोलियो है उसको ओरल माध्यम से, मुंह के माध्यम से देना स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसीलिए 16 मार्च को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, और इसके लिए आपको पता है 2 बूंद जिंदगी की भी चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।